हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका K2Z में। ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के लिए भूगोल विषय ज्योग्राफी के लिए चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी से रिलेटेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ ही जाता है, तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पेन कॉपी निकालिए और इसको वीडियो को सुनिए भी पहले, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे से मतलब कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और शुरू से ही आप सारा को नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि निश्चित रूप से आपका जो हम ये करवाने जा रहे हैं इससे क्वेश्चन एक ना एक बनना ही बनना है। तो ध्यान से सुन लीजिए पहले, और साथ साथ में पेन और कॉपी ज़रूर रखिएगा, आप नोट भी करते चलिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वनस्पति के प्रकार के बारे में पहले तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति हम लोग किसको कह सकते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा होता है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति हम किसको कह सकते हैं। तो सुनिए, ऐसे पेड़ पौधे जिनके उगने या बढ़ने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। मतलब जैसे कभी भी आप कहीं घूमने जाते हैं जंगल वगैरह पर्वत पहाड़ की तरफ में, तो वहाँ पर कोई भी वन को हम लोग नहीं लगाते, वो खुद प्राकृतिक के नेचर के हिसाब से वो खुद से हो जाते हैं और अपने से भी बड़ा होते हैं। हम लोग उसको बड़ा होने के लिए पानी देने नहीं जाते हैं। तो जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, वे पूरी तरह से अपने प्राकृतिक वातावरण में अनुकूल उगते हैं और अपने बढ़ते हैं। मतलब वो खुद से ही उग जाते हैं और खुद से ही बढ़ते हैं। उसमें जंगल झाड़ बहुत सारा ऐसे फल फूल वाले बहुत सारे जड़ी बूटी वाले पौधे हो जाते हैं। भारत देश में अगर बात करें, अपना देश भारत में लगभग 50,000 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। मतलब जितने भी तरह का हम लोग पौधे देखते हैं, आम का, नींबू का, ये वो दिस डैट, 50,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं पेड़ पौधे का भारत में। इतना ही नहीं, इसके बाद बात करते हैं कि भारत में लगभग 18,000 से ज़्यादा फूल का पौधा है, जो विश्व में कुल फूलों का 6% है भारत में। इसके बाद भारत में लगभग 90,000 से ज़्यादा प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं। मतलब जितना भी जंगल में देखते हैं जानवर, चाहे चिड़ियाघर में, चाहे कहीं भी आप अपने घर पर उसमें पालते हैं, तो 90,000 से ज़्यादा प्रकार के प्रजातियों का जानवर अपने भारत में पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम इसका स्वरूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, भारत का स्वरूप के बारे में कि भारत का स्वरूप कैसा है। मतलब भारत जो हमारा भूमि है, आप लोग जानते हैं पूरा विश्व का 2.4% भूमि अपने भारत में है, उसका स्वरूप कैसा है तो देखते हैं। हमारा भारत देश का संपूर्ण भूभाग मैदान, पर्वत, पठार, मरुस्थल, डेल्टा प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में बटा हुआ है। यहाँ पर बटा हुआ लिख दिया, वहाँ पर बटा हुआ है, कर लीजिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर देते हैं कि वो बटा हुआ है, ले लिए हैं ठीक। यहाँ पर इसको आगे बढ़ाओ, ये जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर है बटा हुआ, इसको आप कर लीजिएगा बटा हुआ, यहाँ पर बटा हुआ कर लीजिए, ठीक है। हटाते हैं इसको। इसलिए हर जगह अलग अलग तरह के वनस्पति एवं वन प्राणी पाए जाते हैं। ये तो आपका हो गया भारत भूभाग का स्वरूप। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी के बारे में आप बहुत कुछ खुद से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो मुझे लगता है लिखाना चाहिए उसको हम करवा दे रहे हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। अब भारत में जितना भी अलग अलग क्षेत्र में जाएगी, पूर्वी क्षेत्र में जाएगी, पश्चिम क्षेत्र में जाएगी, उत्तर में जाएगी, दक्षिण में, जिधर भी आप जाएंगे अलग अलग तरह का आपको मिट्टी मिलेगी जो वनस्पतियों को प्रभावित करता है, ठीक है। अब जैसे में देखना है तो देखिए कि जैसे में अगर राजस्थान की तरफ में जाएंगे तो आपको बालू ज़्यादा है तो बलुआही मिट्टी मिलेगा, है ना। ओ सॉरी, राजस्थान की तरफ में जाएंगे तो आपको बालू वाला मिट्टी ज़्यादा मिलेगा, और उसके बाद बलुआही मिट्टी होते हैं। विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। और जब राजस्थान की तरफ में जाएंगे तो वहाँ पर उतना ज़्यादा पत्ता वाला गाछ नहीं होता है, ज़्यादातर झाड़ियाँ होगा जिसमें कांटा टाइप का होता है, उस तरह का झाड़ियाँ होती है। वहीं गंगा के डेल्टा प्रदेश में अगर जहाँ पर जाएंगे आप, जो दलदल वाला क्षेत्र है, वहाँ पर खास प्रकार के सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ में पर्वतीय भागों में जाएंगे तो अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं, और पथरीली तरफ में जाएंगे तो मिट्टी के क्षेत्र में संकुल क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन कहते हैं। इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिए, जहाँ दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत के जलवायु के बारे में थोड़ा, कि जलवायु से रिलेटेड कुछ क्या हो सकता है। तो देखिए, जलवायु का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन होना। तो अभी जैसे मान लेते हैं कि हमको थोड़ा गर्मी लग रहा है, लेकिन अचानक बहुत पानी पड़ने लगे तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और बहुत दिन तक रहेगा तो मौसम पूरी ठंडा हो जाता है। तो तापमान के बारे में बात करते हैं कि तापमान यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। मतलब
कोई भी वनस्पति आप लगाएंगे, और तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है कि जिससे प्रभावित होती है। जैसे जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है वहाँ पौधा उग नहीं पाता। मतलब जहाँ पर एकदम बहुत ठंडा रहेगा, एकदम तापमान बहुत कम रहेगा, एकदम बहुत ही कम, जहाँ पर माइनस में या बर्फ़ है, तो वहाँ पर आपका कभी भी पौधा उगेगा नहीं। जैसे मैं आपको देखना, हिमालय पर्वत पे जाइए, आप हिमालय पर्वत में एक भी पेड़ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरा बर्फ़ है, वहाँ पे हो ही नहीं सकता है, वो बहुत ठंडा जगह है। तो अब उसी प्रकार से अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश के बारे में बात करें, तो सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य का प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधा अधिक बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे और जहाँ पे सूर्य की प्रकाश सीधा डायरेक्ट आती है और तिरछे होकर के आती है, तो उस सब क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होता है गर्मी के कारण, और वहाँ पे सूर्य के प्रकाश के कारण पेड़ पौधे बढ़ते भी जल्दी हैं। तो सूर्य की प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन तथा समुद्र तल से ऊंचाई के कारण इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और इससे क्या होता है कि वहाँ वन ज़्यादा बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा के बारे में, कि बरसन के बारे में। तो वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है। अब जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़मीन भीग जाएगा, नमी हो जाएगा। तो वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है तथा उसे बढ़ने में सहायता करती है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पति में भी परिवर्तन होगा। जब वर्षा ज़्यादा होगा या वर्षा कम होगा तो वनस्पति में परिवर्तन होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जब जाएंगे आप, तो जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति एवं सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब आप जाएंगे, उधर साइड में, जिधर में मनीषराम है, और उधर में असम वाला साइड में पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे, तो सिक्किम उक्किम की तरफ में जाएंगे, तो बहुत सघन वन है, एकदम सदाबहार वन पाए जाते हैं। मतलब सदाबहार वन तो सालों भर एकदम पत्ते हरे भरे दिखेंगे। कुछ पत्ते में पीला होता है, पत्ता भी है तो टूटता है, तो फिर दूसरे पत्ते भरे भरे दिखेंगे। और सघन वन का मतलब वो कितना सघन वन है, कि इतना जंगल है कि उसका सूर्य का प्रकाश जब ऊपर से आता है तो पत्ता में ही रुक जाता है, नीचे ज़मीन तक वो पहुँच ही नहीं पाता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य आपको हम बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतः संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। अतः ये तीनों आपस में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ऐसा जगह हो जहाँ पर जो भी जीव जंतु होंगे वो अपने में मिल करके रहते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, और इस तरह से अपना जीवन चक्र भी चलाते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद वनस्पति के प्रकार कितना है, तो वनस्पति का देखिएगा 5 प्रकार है ना। तो 5 प्रकार है, तो हम एक एक करके लिखवाते जाते हैं पाँचों, ये जो बहुत ज़रूरी है, इसको आप लिखते जाइए। तो वनस्पति के 5 प्रकार में उष्णकटिबंधीय है, उष्णपर्णपाती है, और भी है, तो आप पहले लिख लीजिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 1 नंबर पॉइंट दे करके लिखिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। मतलब वृक्ष का पत्ता गिरने का पूरा ये कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन सालों भर हरे भरे सदाबहार नज़र आते हैं। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन रहता है, तो वहाँ कोई निश्चित नहीं रहता है कि सबका पत्ता एक ही साथ गिर जाएगा। कुछ पत्ता गिरता है तो कुछ में पत्ता हरे रहता है। तो जनरली जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वहाँ सालों भर जो पेड़ पौधे रहते हैं वो हरे भरे नज़र आपको आएंगे, सदाबहार वन। इसमें लिखेंगे कि सदाबहार वन होने का कारण क्या है, कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर ये वन उगते हैं। मतलब सदाबहार वन कहाँ भी उगेंगे, तो जहाँ कम से कम 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होंगे। बिहार में अपना इतना वर्षा नहीं होता है। हम एक होमवर्क दे दिए कि बिहार में कितना वर्षा होता है, एक बार कमेंट करके बताइए। तो 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होता है उस स्थान पर सदाबहार वन उगते हैं। इन वनों में वृक्षों की ऊँचाई 7 नहीं लिखना है, यहाँ पर 60 लिखना है। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं ये, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। यहाँ पर 60 होगा, कितना होगा, 60 होगा, 60 हरा कलर से लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर कर लीजिए आप 60, ठीक है, 6 पे 0, 60 कर लीजिए इसको। 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई के होते हैं, तो इसको आप 60 कर लेंगे, गड़बड़ाएंगे नहीं। यहाँ पर 7 गलती से लिखा गया है, 60 कर लीजिए उसको, ठीक है। जो भी इस वन में वृक्षों की ऊंचाई 60 या उससे अधिक मीटर तक ऊंची होती है। सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंचते। सघन वन होने के मानो इतना बड़ा वन है, 60 मीटर से ऊंचा पत्ता पूरा चौड़ा रहता है, तो सूरज का प्रकाश जो है ना पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। और ये वन
पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु की तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है। सिनकोना का ख्याल से तो दवाई भी बनाया जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन है। ये मुख्य रूप से है। अब आपका एक खत्म हो गया। दूसरा में लिखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहला आपने लिख लिया, दूसरा लिखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें भी कुछ पॉइंट है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। मतलब भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं फैले हुए वन हैं, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और इस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष अपने पत्तियों को एक साथ मतलब कि 1.5 से 2 महीने में, मतलब 1.5 से 2 महीने तक के लिए गिरा देते हैं। अतः समय के लिए ये पतझड़ हो जाते हैं और उतना समय के लिए पतझड़ होता है। मतलब कि देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जब आएगा ना, तो पर्णपाती मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है कि इस वृक्ष का सारा पत्ता 1.5 से 2 महीने के लिए टूट के गिर जाते हैं और फिर इसमें नए पत्ते आते हैं। तो इसको भी आप नोट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट लिखिए कि इन जंगलों में मुख्य रूप से सिंह, मतलब जो होता है सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी और छिपकली, सांप, कछुए इत्यादि की प्रधानता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपको सांप भी मिल जाएंगे, शेर भी मिल जाएंगे, सुअर भी मिल जाएंगे, हिरन भी मिल जाएंगे, हाथी भी मिल जाएंगे और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली ये सब भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नमी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है। अगर नमी का उपलब्धता के आधार पर इनको 2 तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, मतलब उस मतलब गर्मी तो रहेगा ही, लेकिन जहाँ पर बारिश होता है तो इसको 2 तरह का बांटते हैं। एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन। तो आप इसी में से एक पॉइंट बना लीजिए कि इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में इसको 2 तरीक़ा से बांटा गया। एक बांटा गया आर्द्र पर्णपाती में, जिसमें पानी का मात्रा रहेगा, और एक वो शुष्क पर्णपाती जिसमें पानी का मात्रा नहीं रहेगा। तो देखते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। इन वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन होगा वहाँ पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, मतलब वर्षा ठीक ठाक होती है आर्द्र वाला में। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों और झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। तो नोट करिए। और इन वनों में चंदन, सागवान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया कि जहाँ पर आर्द्र पर्णपाती होता है, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, वहाँ पर ये सब हो गए। अब जहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन है, यहाँ पर वर्षा कम होता है, तो इन वनों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन वनों में प्रायः सागवान, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। जहाँ पर वर्षा कम होता है वहाँ पर देख लीजिएगा साल, पीपल, सागवान और नीम के वृक्ष उगते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। अब तीसरा में हम लोग आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो 2 आपको लिखवा दिए थे और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में आपको 2 तरह लिखाए थे, एक आर्द्र और एक शुष्क भी लिखा दिए थे। अब तीसरा में आते हैं डायरेक्ट कि उष्णकटिबंधीय कटीले तथा झाड़ियाँ। तो जहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ियाँ आएगा तो आप समझिए कि यहाँ वर्षा का एकदम मात्रा नहीं के बराबर होता है। तो वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, एकदम कम नहीं के बराबर। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र आदि सम्मिलित है। अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। इन वनों में खजूर, यूफेलिया, एकेसिया, बबूल, एकेशिया को बबूल भी कहते हैं, तथा नागफनी जिसको कैक्टस कहते हैं, ये प्रजातियाँ आती हैं। मतलब देखिए जिधर में मिट्टी थोड़ा सा बारिश जिधर कम होता है तो वहाँ का मिट्टी थोड़ा ड्राई हो जाता है, एक तरह से बंजर टाइप का हो जाता है।
और जब बंजर बालू जैसा ज़मीन हो जाएगा तो उसमें ज़्यादातर कांटेदार टाइप का जो पेड़ होते हैं वही उगते हैं, पत्ते वाले पेड़ उधर कम उगते हैं, नहीं के बराबर। इनकी जड़ें अत्यंत गहरी होती है और इनका जो जड़ होता है नागफनी ये सबका एकदम अंतर तक जाता है, जड़ें एकदम नीचे तक जाती है। तने मोटे होते हैं या पत्तियाँ मोटी होती है, रेशेदार या गद्देदार होती है। और रेशेदार होता है और गद्देदार होता है। आप लोग देखे होंगे कटीली झाड़ी जहाँ पर रहता है वहाँ उसका पत्ता किस तरह का होता है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा और ऊँट जैसे जानवर पाए जाते हैं। और राजस्थान तरफ आप जब जाएंगे जिधर डेजर्ट वगैरह है, बालू वगैरह है, उधर चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा और ऊँट ये सब आपको पाए जाएंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा, 3 हो गया। चौथा में लिखिए पर्वतीय वन। पर्वतीय वन लिख करके नोट करिए कि हिमालय के निचले भागों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, लारेल तथा चस्टन वृक्षों की प्रधानता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और जहाँ 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई होगा तो उस पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। हिम रेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित है। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका उदाहरण है। जैसे हिम रेखा से निकटता बढ़ती जाती है, वृक्षों का कद घटता जाता है। इस सब वीडियो को आप अच्छा से रोक के लिख लीजिए। इसमें से कुछ चीज़ आपको दिखाना रहेगा तो हम क्लास में इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा देंगे, तो आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। और ये लास्ट है, इस वीडियो का भी ये लास्ट टॉपिक है। और मैंग्रोव वन ये 5वां आपका हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। लिख लीजिएगा। जिस चीज़ का भी आपको दिक्कत लगेगा तो हम उसको आपको वीडियो के माध्यम से या फिर ऑफलाइन क्लास में आपको दिखा देंगे अच्छे से। तो मैंग्रोव वन क्या है? तो समुद्री तटीय क्षेत्र में डेल्टाई एवं दलदल प्रदेश में पाए जाने वाले हैं। सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। सुंदरबन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। जो सुंदरबन प्रदेश है, मतलब जो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, उसमें जाइएगा तो सुंदरी नामक का वृक्ष मिलेगा। और वो सब में बाघ बहुत सारा है और उसमें रॉयल टाइगर जो है ना, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर उसमें पाए जाते हैं सुंदरबन में। इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद ये था कि क्लास के दौरान बहुत सारा टाइम लगता है और इसको आप घर में आराम से धीरे धीरे देख करके नोट करेंगे। कोई भी अगर मिस्टेक इसमें का छोटा मोटा हो भी गया है तो हम उसको क्लास में भी ठीक कर देंगे। आप कमेंट करेंगे तो हम उसमें भी आपको हेल्प कर देंगे। रह गया बात कि क्लास 9 का भी एग्ज़ाम 21 तारीख से होगा, मंथली वाला। तो आप लोग ये सब सारा क्वेश्चन को ठीक से लिख करके रखिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बड़ा काम आएगा। उसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हमसे जो होगा वो ज़रूर करेंगे। और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि कम से कम 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाता है तो स्मार्ट बोर्ड के साथ विक्रम सर लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। तो अभी तक थोड़ा सा हम पेशेंस रखे हुए कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि दिसंबर तक मेरा लगभग हो जाना चाहिए। अगर दिसंबर तक नहीं होता तो अगर जनवरी में भी हो जाता है तो कम से कम मैट्रिक का परीक्षा से पहले कम से कम मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाए। तो आप लोग कोशिश करिए, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा, लेकिन उससे होगा कि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमको। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए।